हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक पंचायती राज से संबंधित रहेगा और मोस्टली हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी और कुछ एक पार्ट पॉलिटी का मिलेगा। ग्राम सचिव को देखते हुए हमने स्पेशल ये वीडियो तैयार की है। तो चलिए आज का काम अपना शुरू करते हैं। क्या है इसके अंदर पंचायती राज, तो अनुच्छेद 40 के अनुसार इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सारा का सारा कि कब से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आपको कोई पॉइंट छूट गया है। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट नहीं किया गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के बचे हुए पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे अगर आपको लगे कि ये पॉइंट छूट गया है। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है ये। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य अपनी इच्छा अनुसार पंचायती राज को लागू कर सकते हैं और नहीं भी, यानी कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्यों को छूट दी गई है कि वो पंचायती राज लागू करे या ना करे। इसके अंदर कहता है आगे जो हमारे पास है 43वें संविधान संशोधन के अनुसार, 43वां संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखेंगे 43वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारत में पंचायती राज अधिनियम बना और उसके अंदर 29 विषय शामिल है। इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी इसलिए इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आगे क्या कहता है ये कि 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। बात कर रहे हैं हम 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में इस दिन लागू हुआ और इसी दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के अंदर बात करें तो मार्च 1994 में ये पारित हुआ विधानसभा के अंदर। 21 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा के अंदर लागू हुआ और इसके अंदर अनुच्छेद याद रखेंगे 243 के तहत हरियाणा के अंदर पंचायती राज अधिनियम जो है लागू हुआ। इसके अंदर एक दो पार्ट ऊपर से देखेंगे हम। ये जो हमारे को दिया हुआ है ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अनुच्छेद 243 है, काफ़ी जगह हमें मिलेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के अनुसार किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के अनुसार किया गया है। 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग और 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद कहता है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर गैर संवैधानिक रूप से पहली बार पंचायती राज का आरंभ हुआ और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद में बात करें तो आंध्र प्रदेश रहेगा। जो ये दो राज्य थे जिनके अंदर गैर संवैधानिक रूप से पंचायती राज का आरंभ किया गया, यानी कि जो समितियां बनी थी उन्होंने जो अपने अपने सुझाव दिए थे उनके अनुसार यहाँ पर जो है ट्राई किया गया था कि ये काम करती है या नहीं। तो उसके बाद में जो है पूरे तरीके से पूरे भारत में ये लागू हुई चीज़ें। तो इसके अंदर आगे देखते हैं हम क्या बनता है हमारे पास। 24 अगस्त 1994 को हरियाणा पंचायती राज चुनावों के नियम बने। ध्यान रखेंगे 24 अगस्त 1994 को हरियाणा पंचायती राज चुनावों के लिए नियम बनाए गए। हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, पहले 33% था। ध्यान रखेंगे अभी जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ है उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज संशोधन 2020 नवंबर 2020 के अंदर हुआ ये 50% आरक्षण, पहले 33% था। बिहार में महिलाओं को 100% आरक्षण पंचायती राज के अंदर मिला हुआ है। हरियाणा पंचायती राज की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी इम्पोर्टेंट काफ़ी पॉइंट बनते हैं हमारे पास। तो क्या कहता है ये 3 स्तर पर रहता है पंचायती राज, सभी को पता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला परिषद जो है जिला लेवल पर होती है। इसके ग्राम पंचायत के मुखिया को हम सरपंच कहते हैं। यहाँ पर पंचायत समिति का मुखिया चेयरमैन होता है और जिला परिषद के अंदर पार्षद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर पंच भी होते हैं। बैठकों की मैं बात करूं तो ग्राम स्तर के ऊपर मैं बात करता हूं तो ग्राम पंचायत के अंदर हमारे पास एक तो होती है वर्ष में 2 बार बैठक और एक होती है महीने में 2 बार बैठक। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या है ये चीज़। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग पॉइंट रहेंगे। तो ग्राम सभा के अंदर गांव के अंदर जितने भी वोटर हैं वो सारे के सारे आते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले सारे के सारे ग्राम सभा के अंदर आएंगे।
तो ग्राम सभा के अंदर की बात करूं तो साल के अंदर 2 बार मीटिंग होती है इसकी, और 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर इसके अंदर रहेंगे। 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर ग्राम सभा की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक की बात करते हैं तो महीने में कम से कम 2 बार बैठक इसकी होती है। अगर 1/5 सदस्य जो है आग्रह करते हैं तो विशेष बैठक होती है। ध्यान रखेंगे, 1/5 सदस्यों के आग्रह करने पर विशेष बैठक इसकी होती है। और अगर मैं बात करता हूँ ग्राम सभा की गणपूर्ति, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति जो है 1/10 सदस्य रहते हैं। ठीक है, यानी कि हर 10 में से एक व्यक्ति जो है ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसके अंदर उपलब्ध होना चाहिए, तो वो सफल मानी जाती है, अदरवाइज असफल बैठक होती है। तो आगे बात करते हैं हम जिला परिषद। जिला परिषद की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होती है, और पंचायत समिति की एक वर्ष में कम से कम 1 ही बैठक होती है। ध्यान रखेंगे, जिला परिषद की 6 बैठकें, पंचायत समिति की 1 बैठक, और ग्राम सभा की 2 बैठकें होती है, और ग्राम पंचायत की महीने के अंदर 2 बैठकें होती है, यानी कि साल के अंदर 24 बैठकें हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, और 1973 में नियम बना कि एक गांव में ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 500 वोटर होने चाहिए। यानी कि अगर गांव के अंदर 500 वोटर है तो उसके अंदर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। अदरवाइज आप लोग देखते होंगे कई कई गाँवों के अंदर जो 2-2 पंचायतें भी होती है, और कई कई गाँवों की 2-2 3-3 गाँवों की भी एक ही पंचायत होती है, इकट्ठी पंचायतें होती है। तो ध्यान रखेंगे 500 वोटर होने चाहिए, या फिर मैं बात करूँ गांव की जनसंख्या 3000 टोटल होनी चाहिए। तो उसके लिए 1973 में नियम बना था कि इतने कम से कम होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो एक गांव में कम से कम 6 पंच व अधिकतम 20 पंच होने चाहिए। कम से कम 6 पंच और अधिकतम 20 पंच होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। बगदरी नागौर राजस्थान, यहाँ से जो है पहला गांव था, यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ से शुरू की गई थी। तो ये हम ऊपर कर रहे थे, तो 6 पंच होने चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा पंच बनते हैं तो गांव में 2 पंचायत बन सकती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 6841 गांव थे और 6212 ग्राम पंचायत थी। ध्यान रखेंगे 6841 गांव और 6212 ग्राम पंचायत 2011 के अनुसार थी। अब की मैं बात करता हूं एट प्रेजेंट की, तो 7356 जो है ग्राम पंचायतें रहेगी। ठीक है, ये 2011 का डाटा था, अभी की बात करते हैं तो 7356। इसके आगे नेक्स्ट कहता है सरपंच को शपथ पीठासीन अधिकारी यानी कि बीडीपीओ दिलवाता है। पीठासीन अधिकारी बीडीपीओ ये जो है सरपंच को शपथ दिलवाता है। पंचायत समिति के चेयरमैन व जिला परिषद के पार्षद को शपथ डीएम डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो दिलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो पंचायत समिति के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सरपंच के लिए बीडीपीओ, ये जो इनको शपथ दिलवाते हैं। आगे मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर सरपंच को 1 साल के बाद ही हटाया जा सकता है। यह भी जो विधानसभा के अंदर पास हुआ है कि 1 साल से पहले सरपंच के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके या उसके कार्यों के हिसाब से आप लोग उसको हटा नहीं सकते हैं। उसको हटाने के लिए कम से कम 1 साल तक उसका कार्य देखा जाता है, उसके बाद ही हटाया जाएगा। और हटाने के लिए भी अपने को जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। 50% ग्राम सभा सदस्य उपस्थित होने चाहिए। बीडीओ के सामने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाता है, उसके सामने 50% ग्राम सभा के सदस्य उपस्थित हो, और 15 दिन पूर्व उसको सूचना दी जाती है अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए। और इसके अंदर मैं बात करूँ तो जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनमें 2/3 यानी कि इतने लोग जो है लिखित के अंदर बीडीओ को देकर आएंगे अपना प्रस्ताव। तो उसके बाद में भी जो बीडीओ है वो ग्राम के अंदर ही इसकी बैठक करता है उसको हटाने के लिए सरपंच को, और ग्राम सभा के 50% जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। यानी कि सारे गांव के अंदर 50% लोग जो वोटर हैं वो उपस्थित यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला कौन था? राजस्थान था। हरियाणा दूसरा रहेगा। राजस्थान जो है सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता पारित करने वाला राज्य था। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर भी दूसरा राज्य था जिसके अंदर शैक्षणिक योग्यता पारित की गई। तो इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन रहेगी वो देखते हैं। तो जर्नल श्रेणी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की, तो पुरुषों के लिए 10वीं रहेगी, पुरुषों के लिए 10वीं। बाकी
कुछ भी कहे, महिलाएं कहे, आरक्षित कहे, अनारक्षित कहे, 8वीं पास कर देंगे। ये 5 लिखा हुआ है, 8वीं कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगर पुरुष की बात करता है जर्नल श्रेणी की तो 10वीं पास रहेगी, बाकी सभी के लिए 8वीं पास हम कर सकते हैं, और यही है अभी एट प्रेजेंट में, 8वीं पास सभी होनी चाहिए। लेडीज़ या SC/BC की मैं बात करूं, और पुरुष जो है 10वीं पास होने चाहिए। राज्य हरियाणा जो है शैक्षणिक योग्यता वाला दूसरा राज्य ऐसा बना था। इसके बाद हम बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिका जो होती है उसके विषय में है ये, और 18 विषय इसके अंदर शामिल थे। लॉर्ड रिपन जो है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को 74वां संविधान संशोधन जो है अपने पास ये रहेगा। 18 विषय इसके अंदर शामिल है। स्थानीय निकायों यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित रहेगा ये, नगर निगम से संबंधित रहेगा, नगर परिषद से संबंधित रहेगा। अगर ऑफिशियल डाटा की मैं बात करता हूँ आज के टाइम में, अभी जो हमारे पास हरियाणा की वेबसाइट पर मिलेगा, तो नगर निगम हमारे पास 10 रहेंगे। अभी 11वां नगर निगम बन रहा है, 2-4 दिन पहले ही आपको पता है जो अपडेट आई है। कमेंट करेंगे किस जो नगर को बनाया जाएगा अगला नगर निगम। नगर परिषद की मैं बात करूं तो 18 हमारे पास रहेंगे। उसके बाद में अम्बाड़ा, सदर, कालका, पिंजौर, झज्जर, नूह, ये 21 कर देते हैं अपने को। नूह को अभी तक घोषित किया गया है, पूरी तरीके से घोषणा की गई है लेकिन बना नहीं है। तो मैं बात करूं तो 18 रहेंगे ये, प्लस में ये 4 और रहेंगे, 18 और 4 22। अगर नूह को मानते हैं तो 22 रहेंगे, अदरवाइज 21। पहले 18 थे, उसके बाद में ये जोड़ दिए गए हैं। तो ये नोट्स के अंदर बाद में लिखे हुए हैं, तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये गलत किया हुआ है। जो डाटा है वो बिल्कुल ऑफिशियल मिलेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे। ये 18 जो नगर परिषद पहले थे उसके बाद में 4 और जोड़े गए हैं। अगर नूह को ये शामिल करता है तो 22 बनेंगे, अदरवाइज 21। ऑप्शन में जो भी आपको अच्छा लगे वो लगाइए। नगर पालिका की मैं बात करता हूँ तो 58 पहले थी। इसके बाद में झज्जर और नूह को हटाया गया, और सिसाई जो था हिसार के अंदर सबसे बड़ा गांव, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा गांव, इसको जो है अभी नगर पालिका घोषित किया गया है। तो इसके साथ ही ये 2 कम हो जाते हैं और 1 बढ़ जाता है, तो 57 बनते हैं आज के टाइम में नगर पालिका हरियाणा के अंदर। तो ध्यान रहेंगे यहाँ पर पॉइंट, नगर पालिका 57, नगर परिषद 21 या 22, जो ऑप्शन में मिलता है आपका लक जैसा होगा। हरियाणा सरकार HSSC का कोई जो भरोसा नहीं है कि वो क्या ऑप्शन माने, या आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर के अंदर देख चुके हैं। तो नगर निगम आप लोग अभी तक 10 मान सकते हैं, क्योंकि इतना अपडेट अभी तक अपना HSSC नहीं हुआ है कि वो 11 को ठीक करे, क्योंकि 11वें की अभी 2 दिन पहले ही जो है घोषणा हुई है। तो नगर पालिका जो 57 रहेगा। सिसाई जो गांव था सबसे बड़ा था, इसको भी नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। और सिसा के बाद में अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा गांव तो डिघल गांव, झज्जर के अंदर डिघल गांव झज्जर के अंदर, तो ये भी सबसे बड़ा गांव रहेगा। इसके बाद बात करते हैं ग्राम सचिव के कर्तव्य। तो ग्राम सचिव के कर्तव्य क्या कहता है, ये 243A से 243O के बीच में है। ग्राम सचिव के कर्तव्य 243 अनुच्छेद A से O तक दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची के अंदर किया गया है, और 29 विषय इसके अंदर शामिल है। ग्राम पंचायत के कार्य भाग 9 अनुसूची 11वीं, 29 विषय इसके अंदर शामिल है। अगर मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं तो नगर पालिका इसके अंदर आती है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। और 74वां संविधान संशोधन ये रहेगा। 18 इसके अंदर कार्य दिए गए हैं, नगर पालिका के 18 कार्य इसके अंदर 12वीं सूची के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं क्या डाटा है हमारे पास। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के हिसाब से बात की गई है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट वही रहेगा। 2/3 बहुमत से जो BDO के पास में जाएंगे पंचायत के सदस्य हैं वो असफल हो जाते हैं। अगर ये बात हमने की थी कि 2/3 जो सदस्य हैं वो BDO के पास जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के। BDO जो है 50% ग्राम सभा के जो सदस्यों के सामने इसकी जो है कार्रवाई करेगा। अगर उनको लगता है कि सरपंच को हटाया जाना चाहिए तो सरपंच को इस्तीफा देना पड़ता है। अदरवाइज अगर ये अविश्वास प्रस्ताव जो है असफल होता है तो अगले 2 साल तक के लिए सरपंच के ऊपर कोई भी कार्रवाई
अविश्वास प्रस्ताव के हिसाब से नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद कहता है ये, बात करते हैं आगे हम। हरियाणा में राजीव गांधी पंचायत विकास का मुख्यालय कहाँ है? तो नीलोखेड़ी करनाल के अंदर, नीलोखेड़ी करनाल राजीव गांधी पंचायत विकास का मुख्यालय। 2011 के अनुसार हरियाणा के अंदर गांव कितने रहेंगे? तो 6,841, 6,841। वर्तमान में मैं बात करूं 2020 के अंदर हरियाणा government.in ये साइट है, इसके ऊपर तो 7,356, 7,356। ठीक है, और पंचायत कितनी है ये बात करें तो 7,652। ये आपको पता है कई गाँव के अंदर 2-2, 3-3 पंचायतें भी होती है, तो उस हिसाब से ये गाँव से ज़्यादा मिलेगा डाटा अपने को, तो ध्यान रखेंगे। 2011 के अनुसार अगर पेपर में आता है हमारे पास तो 6,841, अगर वर्तमान के अंदर बात करें तो 7,356 और 7,652 पंचायतें रहेगी। हरियाणा के अंदर ब्लॉक में बात करता हूँ तो 142 ब्लॉक है और 126 पंचायत समिति है। ठीक है, 142 ब्लॉक और 126 पंचायत समिति। इसके बाद कहता है हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत 2016 के चुनाव के अनुसार 6,197, 2016 के चुनाव के अनुसार 6,197 हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायतें रहेगी। ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो ऊपर पॉइंट दिया गया था यहाँ हम देखते हैं एक बार दोबारा से। तो ये जो था वर्तमान में हरियाणा government.in साइट जो है, इसके ऊपर जो गांव रहेंगे 7,356 और पंचायती राज .in जो वेबसाइट है हरियाणा सरकार की है ये भी, तो यहाँ पर 7,652 गाँव रहेंगे। तो ये इस तरीके से डाटा था, थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए इसको लिखे हुए तो ध्यान में नहीं रहा, तो ध्यान रखेंगे। ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट की साइट के ऊपर डाटा है और ये पंचायती राज के ऊपर डाटा है। अपने को मोस्टली अगर वर्तमान के अंदर पूछता है तो ये चलेंगे 7,356, और अगर 2011 के अनुसार पूछता है तो 6,841 रहेगा। तो ये दोनों ही सरकारी वेबसाइट है और दोनों के ऊपर अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कौन सा जो ऑप्शन में सही होगा वही चलेगा। बाकी जैसा अपना लक हो सकता है ये क्वेश्चन ग्रेस मार्क दिलवा दे सभी को। तो चलते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की मैं बात करता हूँ तो 472 यमुनानगर के अंदर रहेगी। ये ऑफिशियल डाटा है जो पंचायती राज वेबसाइट है इसके ऊपर से लिया गया है। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की मैं बात करूं तो 472 यमुनानगर के अंदर, उसके बाद अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम के अंदर आता है। और सबसे कम की मैं बात करता हूं तो 116 फरीदाबाद के अंदर और चरखी दादरी के अंदर 160। ये दो सबसे कम वाले हैं। अपने को सर्वाधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर 472 और सबसे कम जो है फरीदाबाद 116 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा गाँव, तो ये ग्राम पंचायतों के हिसाब से ही ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर के अंदर रहेंगे 648 और सबसे कम गांव जो है रोहतक के अंदर है 148। ये सबसे कम गांव रहेंगे रोहतक के अंदर। इसके बाद ध्यान रखेंगे हरियाणा का प्रधान सचिव कौन है? तो सुधीर राजपाल। विशेष सचिव की मैं बात करूँ तो रमेश चंद्र बिधान ये रहेंगे। प्रधान सचिव सुधीर राजपाल और रमेश चंद्र बिधान जो है विशेष सचिव रहेंगे। स्वच्छ हरियाणा व स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं तो 24 अप्रैल 2015 को पंचायती राज दिवस पर दिल्ली में ये 2-4 गांव हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो डाबोदा गाँव, डोरका गाँव ये गुरुग्राम के अंदर है। डावरी करनाल के अंदर कुरुक्षेत्र जिला परिषद को सम्मानित किया गया है। कब? 24 अप्रैल 2015 को पंचायती राज दिवस के ऊपर दिल्ली के अंदर डाबोदा और डोरका गुरुग्राम के अंदर है। डावरी जो है करनाल का गांव है और कुरुक्षेत्र जिला परिषद जो है इसको सम्मानित किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो हमारे पास रहेगा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। 7 सितंबर 2015 को पारित किया गया पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015। इसको पहला कहेंगे हम, पहला संशोधन अधिनियम 2015 7 सितंबर को। अगर मैं दूसरे संशोधन विधेयक की बात करूं तो अभी जस्ट लॉकडाउन के अंदर ये हुआ है नवंबर 2020 के अंदर। इसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, 8% BCA आरक्षण मिला है इसके अंदर। और अगर
एक पॉइंट और इसके अंदर आया है कि अगर गांव के 10% सदस्य, ग्राम सभा के 10% लोग अगर मिल कर के प्रयास करते हैं तो गांव से शराब का ठेका हटवा सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे हम। तो ये 10% सदस्य जरूरी होने चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बात करें तो यही रहेगा कि दूसरा संशोधन विधेयक नवंबर 2020 के अंदर और पहला जो है सितंबर 2015 के अंदर संशोधन विधेयक रहेंगे। ठीक है। आरटीआई की मैं बात करता हूँ तो आरटीआई जो है 15 सितंबर 2005 से शुरू किया गया है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो है 15 सितंबर 2005 को शुरू हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को हरियाणा में शुरू की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर जो है गाँव को सांसद जो है गोद लेते हैं अपने अपने एरिया से और उनका विकास करते हैं। तो ये सच बातें हुई थी उस टाइम में। तो 11 अक्टूबर 2014 को रहेगा ये। मनरेगा भारत में 1 फरवरी 2006 को शुरू हुआ। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार जो योजना है, तो 1 फरवरी 2006 को शुरू हुई। इसे भारत के 200 जिलों में सबसे पहले लागू किया गया, जिसके अंदर हरियाणा के 2 जिले शामिल थे और उनके अंदर हमारे पास सिरसा और महेंद्रगढ़ रहेंगे। ध्यान रखेंगे, सिरसा और महेंद्रगढ़ जो है 2 जिले शामिल रहेंगे। और उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को अम्बाड़ा और मेवात को भी इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, अम्बाड़ा और मेवात पहले जो 200 जिलों के अंदर लागू की गई थी, उसके बाद में इसके दायरा को बढ़ाया गया था। तो यही ध्यान रखना है। सबसे पहले की मैं बात करूँ तो सिरसा और महेंद्रगढ़ जो है शामिल किए गए 200 जिलों के अंदर 1 फरवरी 2006 को। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो मनरेगा है इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसके आगे महात्मा गांधी नाम भी जोड़ा गया, ये ध्यान रखेंगे। हरियाणा मनरेगा वर्कर्स को भारत में सबसे ज़्यादा 309 रुपये मजदूरी देने वाला राज्य है। तो मनरेगा को सबसे ज़्यादा मजदूरी हरियाणा के अंदर 309 रुपये मिलती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो ये जो 7 स्टार योजना शुरू की गई थी गाँव को रैंक देने के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो 7 स्टार इंद्रधनुष योजना जनवरी 2018 के अंदर ये शुरू की गई। गाँव को दी जाती है ये रैंक 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के नाम से है इसे, और जनवरी 2018 के अंदर शुरू की गई। 7 उत्कृष्ट कार्य करने वाले गाँवों को इसके तहत सम्मानित किया जाता है। ठीक है। तो ये 7 कार्य हैं और जो गांव इनके अंदर सुधार करता है उनको जितने वो सुधार करता है उसी हिसाब से रैंक दी जाती है। और 7 हर एक जो सुधार है उसके लिए 1 रैंक है, 1 स्टार है। तो लिंगानुपात सुधार के लिए अगर बात करें तो गुलाबी स्टार दिया जाता है। पर्यावरण सुधार के लिए मैं बात करूं तो हरा स्टार, ये ध्यान रखेंगे, पर्यावरण सुधार के लिए हरा, यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। स्वच्छता की मैं बात करूं तो डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनते हैं तो सफ़ेद स्टार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अपराध की मैं बात करूं तो केसरी स्टार हो जाएगा। शिक्षा की बात करते हैं तो आसमानी स्टार। सुशासन सहयोग के अंदर बात करें तो गोल्डन स्टार, और उपरोक्त सभी सुधार हो जाएं तो उसको सिल्वर स्टार दिया जाता है। तो ये जो स्टार है ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के साथ, और जनवरी 2018 में ये शुरू की गई। और इसके अंदर जो है कोई भी ऐसा जो अभी तक नहीं है जिसको 7 के 7 स्टार मिले होगा, तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है ये पॉइंट। तो क्या कहता है ये, 7 स्टार पाने वाले गाँव को 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। 7 स्टार जिस गांव को मिलता है उसको 1 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। गौरव पट्ट, ये जो है गांव के ऐतिहासिक लोगों के नाम अंकित किए जाते हैं इनके ऊपर। जो गांव का जो मेन मुख्य बस स्टैंड की बात करें या चौक चौराहों की बात करें तो वहाँ पर जो गौरव पट्ट लगवाए जाते हैं गाँव के अंदर, देखा होगा आपने। तो इसके बाद कहता है डेयरी व पशुपालन उत्कृष्टता में इजराइल हरियाणा का सहयोगी देश है। तो सारे क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं गाँव से ही रिलेटेड है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही। और पंचायती राज की मैं बात करूं या पटवारी की बात करूं मैं, कैनाड़ पटवारी की, तो वहाँ पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही क्वेश्चन ज़्यादा उठने के चांस है, इसीलिए ये वीडियो स्पेशल बनाई गई है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। तो डेयरी व पशुपालन उत्कृष्टता के अंदर हरियाणा का सहयोग इजराइल कर रहा है। अगस्त 2019 तक 5 व 6 स्टार से 78 पंचायतें सम्मानित की गई है। 5 और 6 स्टार से, 7 स्टार किसी को भी नहीं मिला अभी तक। 5 और 6 स्टार से 78 पंचायतें सम्मानित की गई है अगस्त 2019 तक। और इसके अंदर जींद जो है सबसे ज़्यादा 3 पंचायतें इसके अंदर है जिनको 6 स्टार मिले हैं। सबसे ज़्यादा पंचायतें जींद की ही हैं और वही 3 हैं जिनको 6 स्टार मिले हैं। तो 3 पंचायतें
जींद की 6 स्टार पाने वाली है सबसे ज़्यादा। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत संवाद सेवा हरियाणा में शुरू की गई है। ई पंचायत संवाद सेवा तो 26 अप्रैल 2015 को। 2019 तक 176 गांव जो वाईफाई जोन के अंदर हैं। 2019 तक 176 गांव वाईफाई जोन के अंदर, जो गांव के अंदर वाईफाई से कनेक्टिविटी की गई है तो वो ध्यान रखेंगे। 2019 तक 176 गांव हैं और 26 अप्रैल 2015 को ई पंचायत संवाद सेवा हरियाणा के अंदर शुरू की गई। इसके बाद है देसी गायों पर हरियाणा सरकार 50% सब्सिडी देती है। मिनी डेयरी के लिए 25% सब्सिडी जो दी जाती है। देसी गायों के लिए 50% सब्सिडी और मिनी डेयरी के लिए 25% सब्सिडी दी जाती है। 14वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों के सुधार हेतु 2015 से 20 तक हरियाणा के अंदर 1663.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ये वही पॉइंट ध्यान में रखना है अपने को। 14वें वित्त आयोग के अंदर ग्राम पंचायतों के सुधार हेतु 2015 से 20 तक हरियाणा के अंदर 1663.95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो हरियाणा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंदर बना। हरियाणा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में बना भारत में। रोजगार गारंटी अधिनियम है ये भारत में बना है। हरियाणा की मैं बात करूं तो मार्च 2007 के अंदर इसको लागू किया गया। 2005 के अंदर रोजगार गारंटी अधिनियम बना है और मार्च 2007 के अंदर हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया है। इसमें 90% केंद्र व 10% राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंदर। ठीक है, इसके बाद कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 से शुरू हुआ। भिवानी, कैथल, झज्जर, मेवात 4 जिले इसमें सबसे पहले शामिल किए गए। इसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की भागीदारी रहती है। तो हरियाणा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है ये 2013 के अंदर और रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2005 के अंदर। ठीक है, तो रोजगार गारंटी अधिनियम के अंदर तो 90 और 10 का रेशियो रहता है और यहाँ पर 60 और 40 का रेशियो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर रहता है राज्य और केंद्र के बीच में। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन उठने के पूरे चांस है। बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा यहाँ से क्योंकि अभी भी रिसेंटली ये चर्चा के अंदर हो रहा है काफ़ी। तो सेल्फी विद डॉटर, ये अभियान आप लोगों को याद आ रहा हो तो शुरू हुआ था। तो सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत जींद के बीबीपुर गांव से हुई थी। सेल्फी विद डॉटर जींद के बीबीपुर गांव से हुई थी और वहाँ का जो सरपंच है सुनील जागलान, इसकी जो बेटी के साथ तस्वीर वायरल हो रही थी उस टाइम में और विश्व के 77 देशों के अभियान में इसके अंदर पहुँच रही है। यानी कि विश्व के 77 देशों तक इस अभियान की पहुँच रही है। और शुरुआत कहाँ से रहेगी? बीबीपुर गांव जींद से सेल्फी विद डॉटर अभियान। सरपंच का नाम रहेगा सुनील जागलान। ठीक है, तो इसके बाद में क्या कहता है ये, इसको आगे जो सरकार है वो और मोटिवेट कर रही है तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है अपनी अपनी बेटियों के साथ में जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, अपलोड कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहीं से शुरू हुआ ये 77 देशों तक ये मुहिम पहुंची। सबसे बेस्ट फ़ोटो पर अन्वी अग्रवाल 10वीं की एक छात्रा है करनाल से, उसके हस्ताक्षर होते हैं। वो जो है जो एक मोमेंटो के रूप में ही होता है। तो अपने को नाम यही याद रखना है कि अन्वी अग्रवाल 10वीं की छात्रा है करनाल से, उसके हस्ताक्षर होते हैं जो सेल्फी विद डॉटर के अंदर सबसे बेस्ट फोटो होती है उसके ऊपर। और 2020 का अभिप्राय चौधरी छोटू राम को समर्पित रहेगा। तो इसने यही कहा है कि ये जो 2020 का जो है सेल्फी विद डॉटर अभियान है ये चौधरी छोटू राम जी को समर्पित रहेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। हरियाणा की सबसे युवा महिला सरपंच आमना 22 वर्ष की अविवाहित है, सिंगार गांव गुरुग्राम से। आमना याद रखेंगे, सबसे युवा महिला सरपंच आमना, सिंगार गांव गुरुग्राम से। सिसाय गांव हिसार को नगर पालिका बनाने के बाद डिगल झज्जर सबसे बड़ा गांव है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं।
इसके बाद देखते हैं सबसे आदर्श गांव, ये जो अभी हाल फिलहाल चर्चा के अंदर रहे हैं। तो सबसे आदर्श गांव सुई भिवानी। कैशलेस गांव की बात करूँ तो नीलावली, कैशलेस गांव नीलावली। 2018 बेस्ट गांव मुंदड़ी कैथल रहेगा। 2018 का बेस्ट गांव मुंदड़ी कैथल। वहाँ का लिंगानुपात जो है 1000 से लड़कों के ऊपर 1780 लड़कियां रहेगी। और अब आज की मैं बात करूं तो लिंगानुपात जो है कोंडल पलवल के अंदर रहेगा, 1000 लड़कों के ऊपर 1391 लड़कियां। ठीक है। 2018 की बात करता हूं तो मुंदड़ी कैथल रहेगा। और अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो कोंडल पलवल के अंदर एक गाँव है, ये रहेगा। इसके बाद क्या कहता है अपने को, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी ये, अभी आधा घंटा हुआ है, आधा और लगेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। बोरिंग लगेगा हैंड रिटन नोट्स है तो, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी आपको। हरियाणा में अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद। अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद के अंदर। तो ये शहीदों का गांव, शहीदों का शहर, काफ़ी जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं। तो शहीदों का शहर झज्जर, वीर भूमि हम कहेंगे रेवाड़ी को, और सैनिकों का घर कोसली रेवाड़ी। कोसली गांव है रेवाड़ी, सैनिकों का घर। सबसे ज़्यादा सैनिक है इस गाँव से, इसलिए तो ध्यान रखेंगे हम। शहीदों का गांव की बात करें तो तिगांव फरीदाबाद, शहीदों का शहर झज्जर, वीर भूमि रेवाड़ी, और सैनिकों का घर कोसली रेवाड़ी। इसके बाद 2021 में छठे ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, जो भी जनवरी फरवरी के अंदर डिसाइड हैं। रोहतांग गांव भिवानी, इसके अंदर आज़ादी के 70 साल बाद तिरंगा फहराया गया था, आपको पता है। रोहतांग गांव भिवानी के अंदर ये रहेगा। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था। तो आगे चलते हैं, आगे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पंच का वेतन, ग्राम पंचायत के अंदर जो पंच होते हैं उनका वेतन 600 से बढ़ाकर 1000 माह। इसका वेतन की बजाय ध्यान रखेंगे मानदेय कहा जाता है। वेतन आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है मानदेय होता है ये, क्योंकि सेवा के बदले में दिया जाता है ये। तो बाकी आप जो समझें वेतन कहें या मानदेय। तो पंच के लिए जो मानदेय है 600 से बढ़ाकर 1000। सरपंच का मानदेय जो है 2000 था पहले, जो अब 3000 कर दिया गया है। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7500 और उपाध्यक्ष का मानदेय 1650। चलिए आगे देखते हैं। ये जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं इनको 10,000 रुपये और उपाध्यक्ष को 7500 रुपये दिए जाते हैं मानदेय के रूप में। तो आगे चलते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष, इनका मानदेय 6500, उपाध्यक्ष का 4500, और अन्य सदस्य होते हैं उनको भी 4500 प्रति माह दिया जाता है मानदेय। ठीक है। इसके बाद में नगर निगम का मैं बात करूं तो मानदेय रहेगा मेयर, नगर निगम का जो मेयर होता है उसको 12,500, डिप्टी मेयर को 13,000 और सीनियर डिप्टी मेयर को 16,500 दिया जाता है। तो जो नगर निगम का मेयर होता है ये एक राजनीतिक पदाधिकारी होता है, ध्यान रखेंगे राजनीतिक पदाधिकारी। इसके बाद कहता है पंचायती राज से संबंधित कुछ एक समितियां हैं, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता समिति बनी थी पंचायती राज के ऊपर, जब डिस्कशन हो रहा था उस टाइम में। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 2 अक्टूबर 1952 से शुरू हुई। सामुदायिक कार्यक्रम की असफलता पर बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी। इस समिति ने पंचायती राज के विकेंद्रीकरण अर्थात त्रिस्तरीय करने पर सुझाव दिया। तो ध्यान रखेंगे जो बलवंत राय मेहता समिति है इसी ने ही पंचायती राज को 3 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। और कब ये रिपोर्ट पेश की गई तो 1958 के अंदर। 1957 में रिपोर्ट पेश की गई, 1958 में इसको मंजूरी मिली, और उसके बाद में जो है आगे इसका ट्रायल किया गया था 1959 के अंदर। तो ये भी हम पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, आगे और भी मिलेगा अपने को। देखते हैं क्या कहता है। तो 3 स्तरीय इसने करने पर सुझाव दिया था, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंदर और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का असंवैधानिक प्रारूप तैयार किया गया। ध्यान रखेंगे असंवैधानिक प्रारूप रहेगा, ये संवैधानिक नहीं है। इसके बाद दूसरी समिति बनी थी अशोक मेहता समिति।
ये 1977 में गठित हुई। 1978 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश पेश की थी और वो जो थी जिला स्तर और खंड स्तर पर रहेगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो राव समिति बनी थी अशोक मेहता के बाद में राव समिति। ये 1985 में बनी और 86 में रिपोर्ट पेश की इसने। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने पास बलवंत राय मेहता समिति जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए इस बात पर जोर दिया। ध्यान रखेंगे, राव समिति ने महिलाओं और अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर जोर दिया। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की और ये जो हमारे पास था बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। इसके बाद सिंघवी समिति, तो इनकी जो गठन हुआ था 1987 के अंदर, रिपोर्ट आई 1988 के अंदर और पंचायती राज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की इन्होंने जो है पेशकश की थी या सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो पीके चुंगन समिति 1988 के अंदर इसका गठन हुआ। इसने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी, यानी कि ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने तो 3 स्तरीय करने की सिफारिश की थी और इसको संवैधानिक करने के लिए पीके चुंगन समिति जो है ये रहेगी उत्तरदायी। इसके लिए 1989 में लोकसभा में बिल पास किया गया और राज्यसभा पेश हुआ और राज्यसभा में अस्वीकृत वो हो गया था। उसके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। 74वां 1993 रहेगा नगर पालिका वाला। 73वां जो है संविधान संशोधन 1992, इसके अंदर कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया। 74वें के अंदर नगर पालिका को जोड़ा गया था, ध्यान रहेगा आगे। तो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज लागू हुआ। अनुच्छेद 40 में राज्यों की इच्छा पर निर्भर रहेगा। ये बात भी कहेगी कि राज्य चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो 2 स्तरीय रखें, चाहे तो त्रिस्तरीय रखें, तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित रहेगा और 74वां जो 1993 वाला है वो हमारे पास, उसके अंदर नगर पालिका को भी जोड़ा गया था। और आगे हम बात करें तो क्या रहेगा हमारे पास, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भारत में 2010 से मनाया जाता है। तो पंचायती राज अधिनियम जो कभी पारित हुआ था, लेकिन जो पंचायती राज दिवस है ये कब से मनाया जाता है तो 2010 से, ध्यान रखेंगे। हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज शुरू हुआ था और अनुच्छेद रहेगा 243 के, अनुच्छेद 243 के अनुसार 22 अप्रैल 1994। पंचायती राज को 2004 में अलग मंत्रालय बनाया गया। पंचायती राज मंत्रालय जो है 2004 के अंदर अलग बना। ग्राम पंचायत को धन जो है राज्य वित्त आयोग से मिलता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायत को धन मिलता है। इसके बाद मैं बात करूं तो क्या रहेगा हमारे पास, पंचायत समिति के सहकारी सदस्य। तो पंचायत समिति के सहकारी सदस्य हमारे पास संबंधित क्षेत्र का विधायक, एमएलए और एमपी, यानी कि उस संबंधित क्षेत्र जिसके अंदर ये पंचायत समिति काम कर रही है उसके एमएलए, एमपी इसके जो है सहकारी सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य की मैं बात करूं तो एसडीएम और बीडीओ ये जो है पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, एसडीएम और बीडीओ। एसडीएम और बीडीओ को मतदान में अधिकार लेने का भाग नहीं होता, लेकिन ये बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के ये पॉइंट जो एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि जिला परिषद के लिए भी यही रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को समय से पहले हटा सकते हैं। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटा सकते हैं। तो ये भी पंचायती राज में भी था कि 2/3 सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव करेंगे बीडीओ के समक्ष पेश और 50% ग्रामीणों के सामने या ग्राम सभा के सामने बीडीओ जो है इसका फैसला करेगा। तो यही रहेगा, यहाँ भी 2/3 सदस्य है। जिला परिषद की बात करूँ मैं, चाहे पंचायत समिति की बात करूँ, 2/3 सदस्य जो है बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके इनको समय से पहले हटा सकते हैं। और पंचायत समिति की मैं बात करूँ तो एक सदस्य जो है 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
लगभग ये अप्रोक्सीमेटली रहेगी कि इतने सदस्यों के ऊपर, इतनी जनसंख्या के ऊपर एक पंचायत समिति का सदस्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जिला परिषद के बारे में। तो जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन रहेंगे? तो पदेन सदस्य जो पंचायत समिति की गठित, जो जितने भी सदस्य थे ना एक जिले में गठित सभी पंचायत समितियों के सदस्य अध्यक्ष, जो पंचायत समिति जितनी बनी है उनके अध्यक्ष जो है पदेन सदस्य होंगे। संबंधित क्षेत्र का एमएलए, एमपी और राज्यसभा सदस्य, ये जो है जिला परिषद के पदेन सदस्य रहेंगे। ध्यान रखेंगे, जिला परिषद के पदेन सदस्य सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्र के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और एमएलए यानी कि विधायक। इसके बाद कहता है जिला परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा 2 सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य है। यानी कि कुल सदस्यों में से 1/3 कह दे तो 2 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष जो है विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, पंचायत समिति में साधारण बैठक में 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 1/3 सदस्य उपस्थित पंचायत समिति की साधारण बैठक में होने चाहिए। 1/3 सदस्यों के लिखित प्रस्ताव पर विशेष बैठक होती है। यानी कि अगर पंचायत समिति की मैं बात करूं तो 1/3 सदस्यों के कहने पर विशेष बैठक इसके अंदर जो अध्यक्ष बुलाता है, और उस विशेष बैठक के अंदर कहता है कि 1/2 सदस्य जरूरी होने चाहिए। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य कम से कम 10 व अधिकतम 30 होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य कम से कम 10, अधिकतम 30। तो इससे ज़्यादा होने पर वो जो है आगे नगर निगम के अंदर या फिर नगर पालिका के अंदर जो आगे की सिचुएशन होती है वहाँ पर आ जाता है। तो जिला परिषद के अंदर मैं बात करूँ तो अधिकतम 30 सदस्य, कम से कम 10 सदस्य। एक सदस्य लगभग 40,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एक सदस्य लगभग 40,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दिया हुआ डाटा है, तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये सारा का सारा जो लिखा हुआ डाटा है मोस्टली आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या है। आगे हमारे पास एनसीईआरटी और पॉलिटी के कुछ एक क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको देखते हैं क्या कहता है। भारत में सर्वप्रथम कब और कहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम की बात करें तो राजस्थान के अंदर बगदरी गांव, नागौर जिला और 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के 2 बाधाएं। तो पंचायती राज के मार्ग में सफलता न आने की कोई 2 कारण या 2 बाधाएं, एक तो धन का अभाव और दूसरा अनपढ़ता या निरक्षरता इसके अंदर रहेगा। आगे हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। 18 वर्ष होनी चाहिए वोट डालने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में ग्राम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ग्राम सभा की वर्ष में ग्राम सभा कहा गया, यहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं कहा गया, ये बात ध्यान में रखेंगे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो है कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकते हैं। ग्राम सभा के अंदर सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो आ जाते हैं, और ग्राम पंचायत के अंदर जो पंचायत के सदस्य हैं वही रहेंगे, पंच और सरपंच जो है। तो उनकी बैठक महीने में 2 बार होती है, और ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। विशेष बैठक भी हो सकती है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ग्राम सभा में विशेष बैठक या अधिवेशन कितने सदस्यों के अनुरोध पर करना पड़ता है? तो 1/5 सदस्यों के अनुरोध पर, 1/5 सदस्य अगर ग्राम सभा के अनुरोध करते हैं तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बाद आगे हम बात करें तो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को निश्चित अवधि से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके। ये हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल एनसीईआरटी अपने पास जो 1 लाइनर एमसीक्यूज भी अब मिलेंगे अपने को, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए।
पंचायत समिति का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष है। नया पंचायती राज अधिनियम देश में लागू कब किया गया, 1992 में पास हुआ था, 93 के अंदर ये लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं पर सरकार नियंत्रण के कोई दो साधन लिखिए, तो प्रशासकीय नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण सरकार का नियंत्रण है इन पंचायती राज की संस्थाओं के ऊपर, प्रशासकीय नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण। जिला परिषद की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होती है। जिला परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष रहेगा। जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी अदरवाइज। ग्राम सभा का आषाढ़ी अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो आषाढ़ी अधिवेशन जो है 13 अप्रैल को और श्रावणी जो है 2 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे, आषाढ़ी अधिवेशन जो है 13 अप्रैल ग्राम सभा का और श्रावणी जो है 2 अक्टूबर को बुलाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो हरियाणा में पंचायत समिति के गठन संबंधी प्रावधान, तो 1994 अधिनियम के तहत हरियाणा में पंचायत जो है इसके गठन का पंचायत समिति या मैं पंचायती राज की बात करूँ तो तीनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर 1994 विधानसभा द्वारा कब पास किया गया, तो 17 मार्च 1994 को पास किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 16वां जो क्वेश्चन है, 17 मार्च 1994 को पंचायती राज अधिनियम हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इसके बाद कहता है पंचायत समिति के सहकारी सदस्य कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के सहकारी सदस्य विधानसभा के एमएलए, विधानसभा के एमएलए, यहाँ पर एमएलए दिया गया है। अगर एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहाँ पर एमपी भी दिया मिलेगा आपको, तो इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करें कि पहले एमएलए एमपी दिया गया था, यहाँ पर सिर्फ एमएलए है। और उसके बाद में हम रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन रहेगा। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन 11वीं अनुसूची भाग 9 के अंदर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भारत के राजस्थान के अंदर लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों का विकास करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना यहाँ पर रहेगा। तो इनके ऑप्शन अपने को आंसर नीचे दिए मिलेंगे, देखेंगे क्या है। बिल्कुल ये दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची के अंदर राजस्थान पहला राज्य है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। ग्राम सभा की मैं बात करूं तो 18 वर्ष, क्योंकि ग्राम सभा के अंदर सारे के सारे वोटर आ जाते हैं। जो भी 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिक सदस्य होता है। इसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास कुछ एक। तो पंचायती राज 3 सत्र रहेंगे पंचायती राज के। तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर लागू किया गया। दोनों के दोनों असंवैधानिक रूप से थे। ट्रायल था जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका। जिला परिषद के कार्य, ये कार्य और इनकी जो आय के साधन है ये भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आगे। तो जिला परिषद की पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय पैदा करना, पंचायत समितियों के बजट को स्वीकृत करना और निरीक्षण करना, पंचायत समिति के संबंधित विकास योजनाएं बनाना। तो ये सारे के सारे इनके कार्य रहेंगे जिला परिषद के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने हेतु कौन सा सुझाव उपयुक्त रहेगा, तो शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए। यानी कि पंचायती राज की कमियां दूर करनी है तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए और संस्थाओं की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्राम पंचायतों की धीमी प्रगति का कारण क्या है, तो निरक्षरता रहेगा, धन का अभाव रहेगा, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप रहेगा। ये अपने से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नहीं है, तो सरकार कहते हैं नियंत्रण का अभाव, तो ये इसका जो है धीमी प्रगति का कारण नहीं है। बाकी सारे धीमी प्रगति के कारण है इसके। आगे मैं बात करूं तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को, ये आंसर गलत है। तो 24 अप्रैल 1993 बिल्कुल संशोधित आपको आंसर शीट दी जा रही है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, कोई ऑप्शन आपका गलत इसके अंदर भी दिया जा सकता है। विश्वास रख करके आप पढ़ सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे रहेगा, तो पंचायती राज संस्था और नगरीय संस्था दोनों से ही रहेगा। यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और
जो अपने पास रहेंगी। तो ये पंचायती राज संस्था और नगरीय संस्थानों से रहेगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन संसद द्वारा कब स्वीकृत हुआ? 1991 में। पारित कब हुआ? 92 में। लागू कब हुआ? 93 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। 94 के अंदर हरियाणा के अंदर रहेगा ये। इसके बाद कहता है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है? तो तृतीय स्तर रहेगा। पहले लोकसभा आती है, आफ्टर देन विधानसभा आती है, आफ्टर देन स्थानीय शासन व्यवस्था आती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। तो तीसरा स्तर रहेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का पर्याय, तो पंचायती राज संस्थाएं रहेंगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा करना, यानी कि सभी के अंदर जो भी रिसोर्स या शक्तियाँ आपके पास है उनको बांटना। तो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो 11वीं अनुसूची के अंदर रहेगा। भाग 9 भी दिया मिलेगा अपने को, ये भी ध्यान रखें, भाग 9 अनुसूची 11वीं। आफ्टर देन कहता है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के अंदर लागू की गई और उसी के बाद ही आंध्र प्रदेश के अंदर लागू की गई। जिला परिषद की एक वर्ष में 6 बैठकें होनी अनिवार्य है। पंचायत समिति की 1 और ग्राम सभा की 2, ग्राम पंचायत की 24, यानी कि महीने में 2। तो ध्यान देते हैं आगे क्या कहता है ये। ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, गलत हो सकता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है कई बार। तो ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत की 1 महीने में कम से कम 2 बैठकें जरूरी है और ग्राम सभा की साल के अंदर 2 बैठकें जरूरी है। इसके बाद कहता है ग्राम सभा के अधिवेशनों की गणपूर्ति। ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति कह रहा है तो कुल संख्या का 1/10, कुल जितनी भी ग्राम सभा की संख्या रहेगी उसका 1/10 जो है ग्राम सभा की गणपूर्ति रहेगा। इसके बाद है हरियाणा में ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित में से किस वर्ग हेतु आरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित जाति, महिला के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सभी के लिए ये जो है आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, आगे हमें कहता है कि ग्राम सभा का कार्यकाल, ग्राम सभा का कार्य कौन सा है? तो वर्ष भर का बजट बनाना, न्याय पंचायतों के सदस्यों को चुनना, कर एवं शुल्क लगाने की स्वीकृति देना। ये तीनों के तीनों जो है ग्राम सभा के कार्य रहेंगे। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष, सरपंच, वीडियो इसके अंदर आता है लेकिन सरपंच जो है इसका अध्यक्ष ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का रहेगा। पंचायती राज के तीनों स्तरों में सबसे ऊपर की इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे ऊपर जिला परिषद, बीच के अंदर पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा है? इसके अंदर सड़कें, सफाई एवं सड़कें बनाना, अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु कार्य करना, बंजर भूमि का विकास करना, ये सारे के सारे ही ग्राम पंचायत के कार्यों के अंदर आते हैं। इसके बाद कहता है ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों की आरक्षित सूची अनुसूचित जाति, यानी कि आरक्षण की बात करें तो 1/3 रहेगा। और अभी जो दूसरा संशोधन हुआ था उसके अंदर 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है और 8% जो है BCA के लिए आरक्षण किया गया है। आगे कहता है ग्राम पंचायत के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो निदेशक पंचायत को, डायरेक्टर ऑफ पंचायत को ये अधिकार है, निदेशक पंचायत को। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के न्यायिक निर्णय के विरुद्ध, यानी कि ग्राम पंचायत ने कोई निर्णय दिया उसके विरुद्ध किसी ने अपील की तो वो अपील कौन सुनेगा? निदेशक पंचायत। और 3 दिन के अंदर अंदर उसके पास अपील पहुंचनी चाहिए, उसके बाद पहुंचेगी तो वो नहीं सुनता है, ध्यान रखेंगे 3 दिन के अंदर अपील उसके पास पहुंचनी चाहिए। आगे कहता है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की इकाई पंचायत समिति रहेगी। इसके बाद कहता है पंचायत समिति का सहकारी सदस्य पंचायत समिति के क्षेत्र में से कौन होता है? तो सहकारी सदस्य पूछ रहा है तो MLA, विधायक। इसके बाद कहता है हरियाणा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। जो आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करेंगे ताकि अपना टाइम कम लगे। हरियाणा पंचायत समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है। पंचायती राज की शाखा क्या नहीं है? तो विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करेगा ग्राम पंचायत की अध्यक्षता। ग्राम पंचायत की आय का साधन निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो आयकर, इनकम टैक्स जो है ग्राम पंचायत का नहीं है, बाकी का सरकार द्वारा अनुदान है, गृह कर है, वसूल किए गए जुर्माने, ये ग्राम पंचायत के लिए रहेगा। इसके बाद कहता है स्थानीय सरकार के संदर्भ में भारत के संविधान में कौन सा शब्द काम में लिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो स्थानीय सरकार या जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए स्थानीय स्वशासन शब्द का यूज किया गया है संविधान के अंदर। स्थानीय शासन भारत संविधान की किस सूची में वर्णित है? तो ये स्थानीय शासन किस सूची में वर्णित विषय है? समवर्ती सूची के अंदर। समवर्ती सूची के अंदर राज्यों को छूट दी गई है कि वो आप चाहे तो इसके ऊपर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। उनका चुनाव किस तरीके से करना है इसके लिए राज्य केंद्र व्यवस्था की गई है। उनके नियमों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो समवर्ती सूची इसलिए कह रहा है। तो बाकी की बात करते हैं आगे। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक रूप से कब लागू हुआ? हरियाणा के अंदर कह रहा है संवैधानिक रूप से कब लागू हुआ? तो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। मार्च के अंदर ये पारित हुआ था। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन कर दिए थे और 22 अप्रैल को ये लागू हो गया अपने पूरे हरियाणा के अंदर। इसके बाद ये जो कुछ एक क्वेश्चन और हैं ये देखते हैं। तो ये जो अपने पास मैं बात करूं बिल्कुल इंटरनेट से लिए गए हैं ये क्वेश्चन, और MDU यूनिवर्सिटी की पॉलिटी की किताब से ये उठाए गए हैं क्वेश्चन। पॉलिटी की बुक से ये लिए गए हैं, तो आप लोग ये ना सोचें कि यही इधर उधर से क्वेश्चन अपने आप छाप के बना दिए। कहता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है? तो सरपंच इसको कहा जाता है और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से इसका चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के कोई 2 कार्य बताइए। तो गांव में सड़कों, पुलों, गलियों का निर्माण, उनकी मरम्मत करवाना, पीने के पानी को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसके। और ये जो शुरू होता है वो पहली तिथि बैठक की, पहली जो बैठक होती है ग्राम पंचायत की वहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तरीय, उनके नाम बताएं। तो त्रिस्तरीय है, ये आपको पता है, आप बिल्कुल कर लेंगे। ज़्यादा टाइम जो है इनके ऊपर नहीं लगाएंगे हम। धीमी प्रगति के कारण भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं में सुधार लाने के लिए तो सरकार को स्वतंत्रता देनी चाहिए, इनकी संस्थाओं के अंदर पैसा उपलब्ध करवाना चाहिए, कर्तव्यों की पूरी जानकारी देनी चाहिए, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं हमारे पास, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा के समान है। इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क क्षत्रिय पुरुष शामिल होते हैं, वयस्क क्षत्रिय पुरुष शामिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद कहता है जिला परिषद के कोई 2 कार्य। तो पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिले के सामूहिक विकास के लिए प्रयत्न करना, बजट का निरीक्षण करना समितियों की और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना। पंचायत समिति के कार्य क्या है? कार्य नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, उनकी आय के साधन पूछा है। तो मेलों और मंडियों से प्राप्त आय और राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है ये पंचायत समिति के आय के स्रोत रहेंगे। ग्राम पंचायत की आय कहाँ से मिलेगी? तो गांव से इकट्ठे हुए लगान का 10वां भाग, और गांव में मकानों पर लगाएगा गृह कर। गांव के मकानों पर अगर टैक्स लगता है, चूल्हा टैक्स जिसको हम बोल देते हैं, तो ये रहेगा। और जो गांव के अंदर जो लगान मिलता है उसका 10वां भाग रहेगा। इसके बाद जो शराब के ठेके हैं वहाँ से भी ग्राम पंचायत को इनकम मिलती है। जो श्यामलात भूमि है वहीं से भी ग्राम पंचायत को जो है इनकम मिलती है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा आप लोगों के पास क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद कहता है पंचायत समिति के कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करती है ये, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है अपने क्षेत्र की पंचायतों के। जिला परिषद की आय के 2 साधन बताइए। तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया धन और जिला परिषद की अपनी संपत्ति से आय, स्थानीय करों का कुछ भाग, ये जो है जिला परिषद की आय के साधन रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो पंचायत समिति की आय के 4 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो पंचायत क्षेत्र में स्थानीय कर, पंचायत क्षेत्र में लगाए गए स्थानीय कर, इनका कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है। मेलों और मंडियों से इनको आय मिलती है। पशु मेलों में भाग लेने वाले पशुओं के मालिकों से फीस लेती है।
सरकार से भी इनको मिलता है पैसा और लाइसेंस जारी करने का भी इनको पैसा मिलता है किसी भी काम के लिए। इसके बाद कहता है जिला परिषद की आय। तो जिला परिषद की आय के अंदर स्थानीय टैक्स इनको मिलता है, लोकल टैक्स के अंदर कुछ भाग मिलता है इनको। जिला परिषद सरकार के आगे से कुछ धन पंचायतों से ले सकती है। जिला परिषद को राज्य सरकार द्वारा कुछ धन मिलता है और जिला परिषद की अपनी संपत्ति से इसको आय मिलती है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आय के क्या साधन रहेंगे। तो ग्राम पंचायत की आय क्या कहता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम निधि होगी जिसमें ग्राम पंचायत खर्च कर सकेगी। इसकी आय क्या है, सरकार तथा अन्य संस्थाओं से अनुदान मिलता है इनको। वसूल किए गए कर, गांव से जो वसूल किया गया कर है वो, शुल्क, जुर्माने, दान, उपहार, गृह कर द्वारा आय, क्षेत्र व कूड़ा करकट, पशुओं के शव, गोबर, कूड़ा आदि बेचने से जो आय मिलती है, यानी कि जो गांव के अंदर जो कचरा होता है या फिर पशुओं जो मर जाते हैं पशु, उनका चमड़ा बेचने से जो आय मिलती है तो वो इसके अंदर रहेगी ग्राम पंचायतों की आय। इसके बाद में बात करूं तो ये जो अपने को कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे को जो दूसरा संविधान संशोधन नवंबर 2020 में किया गया है इसके कुछ एक पॉइंट है। तो यहाँ से देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा स्तर में कुल 7 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020, हरियाणा नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2020। तो याद रखेंगे द्वितीय संशोधन नगर पालिका के अंदर 2020 के अंदर नवंबर में। हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020। तो ये जो है इतने विधेयक यहाँ पर संशोधित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर यही रहेगा कि पंचायती राज का द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 नवंबर के अंदर, और ये जो है नगर निगम का द्वितीय संशोधन विधेयक ये भी नवंबर 2020 के अंदर, नगर पालिका का द्वितीय संशोधन विधेयक ये भी नवंबर 2020 के अंदर रहेगा। इसके बाद एक और पॉइंट कहता है ये राज्य लोकवित्त उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक और पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर 2020 नवंबर के अंदर शामिल किए गए थे संशोधन के लिए। और इनमें मुख्य संशोधन क्या हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, 2/3 बहुमत पर होगा ग्राम सभा को राइट टू कॉल का ऑप्शन, ग्राम सभा को राइट टू कॉल का ऑप्शन 2/3 बहुमत अगर होता है तो मिलेगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 8% या न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण। पिछड़ा वर्ग BCA की बात कर रहा है ये। तो 8% आरक्षण या 2 सीटों का आरक्षण इनको मिलेगा, जो भी जैसा भी मिलेगा देख लेंगे हम, या तो 2 सीटें या फिर 8% आरक्षण। और 50% महिलाओं को आप लोग ध्यान रखें, नवंबर के अंदर ये डाटा चेंज हो गया है 2020 के अंदर, पहले 1/3 था, अब 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन थे, इसके अंदर कुछ एक 1 लाइनर क्वेश्चन जो अलग से पड़े हैं मेरे पास। और हमने बात की थी जो 29 जो कार्य जो है 11वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वो फ़ोटो के रूप में मिलेंगे, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए तो ये हमारे पास रहेगा। तो क्या कहता है, हरियाणा प्रदेश की प्रथम ई ग्राम सभा कौन सी बनी है। प्रथम ई ग्राम सभा, तो ये जो है हमारे पास खुर्दबन यमुनानगर की ग्राम पंचायत जो है खुर्दबन यमुनानगर, ये जो है हमारे पास रहेगी प्रथम ई ग्राम सभा। ठीक है। इसके बाद कहता है हाल ही में जल संरक्षण के लिए चर्चित पंचायत बिडुक्की, जल संरक्षण के लिए चर्चित है बिडुक्की, ये किस जिले से है, तो पलवल से संबंधित रहेगी जल संरक्षण के लिए बिडुक्की जो ग्राम पंचायत है ये। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो हरियाणा व देश का प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत, हरियाणा की बात करूं या देश की बात करूं, प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत बीबीपुर जींद, सुनील जागलान यहाँ के सरपंच रहेंगे। और जो हमारे पास रहेगा सेल्फ विद डॉटर अभियान यहीं से शुरू हुआ था और 77 देशों तक ये अभियान अपनी पहुंच बना चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्या कहता है हमारे पास, चलिए
देखते हैं क्या कहता है। हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो काहनौर, काहनौर रोहतक। हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ये काहनौर ग्राम पंचायत रोहतक के अंदर रहेगी। तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। शेफाली वर्मा जो है सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी है। इसके बाद अगला पॉइंट है मॉडल स्किल सेंटर। हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर किस गांव के अंदर रहेगा? तो पनीवाड़ा मोटा सिरसा के अंदर, मोटा पनीवाड़ा बोल देते हैं इसको, या पनीवाड़ा मोटा सिरसा के अंदर ये रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने हरियाणा की किस जिले के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया है? तो डिजिटल गांव गुरावड़ा, ये कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर डिजिटल गांव है ये गुरावड़ा। ठीक है। एक जो पीछे आया था हमारे पास प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत बीबीपुर चीन, ये डिजिटल ग्राम पंचायत है, यानी कि इनका ग्राम पंचायत का काम सारा का सारा डिजिटल है। और ये डिजिटल गांव घोषित किया है रविशंकर जी ने, केंद्रीय मंत्री जो है हमारे पास। रेवाड़ी के अंदर रहेगा ये गांव। यहाँ से मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फ़ोटो को सही कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं क्या कहता है ये। तो क्या कहेगा ये? पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तय की गई योजनाओं में समेकित योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संविधान संशोधन में एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद ये रहेगा हमारे पास। एक सेकेंड, इसको साइड करते हैं, यहाँ से देखेंगे क्या कहा इसने। पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं में समेकित योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संविधान संशोधन में एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? 243 ए डी जेड डी के अंदर। अनुच्छेद 243 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और जहाँ कहीं भी मिले समझ जाना कि पंचायती राज से संबंधित बात ही ये करेगा। राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और इससे प्राप्त राजस्व की अवधारणा, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ये 243H के अंदर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान, केंद्र सरकार के कार्यक्रम अनुदान, ये कुछ करों के अंदर साझेदारी, ये किस के अंदर है? तो 243H के अंदर ये रहेगी। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए प्राप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो ये अनुच्छेद 243 आई, पंचायतों के लिए वित्तीय सुविधा जो है 243 आई के अंदर रहेगी। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 विषयों को शामिल करती है। 11वीं अनुसूची 29 विषय शामिल करती है। देखेंगे कौन कौन से शामिल करती है। उससे पहले हमारे पास एक पॉइंट और आता है, ये देख लेते हैं क्या कहता है। SC और ST के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पर अध्यक्षों की 1/3 बहुमत भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अध्यक्षों का भी 1/3 बहुपद जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ये अनुच्छेद 243D के अंदर कही गई बात है। ये जो SC ST की महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है 1/3 सीटें, और अध्यक्ष पदों के लिए भी है, तो 243D के अंदर ये बात कही गई है। इसके बाद मैं बात करूँ तो प्रतिनिधियों के लिए एक समान पंचवर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य है, और ये 243E के अंदर कहा गया है। ठीक है। निकायों के विघटन की स्थिति में, यानी कि कोई जो पंचायत समिति, जिला परिषद पंचायत जो भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर निर्वाचन करना जरूरी है। ये बात कही गई है 243E के अंदर। और ये जो निर्वाचन होगा वो बची हुई अवधि के लिए होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर कोई पंचायत या कोई निकाय है जो 2 साल अपना कार्य पूरा करने के बाद जो विघटन हो जाता है उसका, तो बचा हुआ जो 3 साल है उसके लिए जो है 6 माह के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है, बचे हुए 3 साल के लिए। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है।
इसके बाद कहता है मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोग होंगे। तो ये 243 के अंदर कहा गया है स्वतंत्र चुनाव आयोग, राज्य के अंदर चुनाव आयोग 243 के अंदर। और विघटन की स्थिति में दोबारा से चुनाव करवाना, ये 243 के अंदर कहा गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया 243 के अंदर। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और आगे क्या कहता है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, ये किसके लिए है, तो ये 243 के अंदर रहेगा। ठीक है, 243 के अंदर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और आता है हमारे पास, यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन नोट करने लायक है। तो 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव, 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि करने के उनके विकास को गति दी। और उसके बाद कहता है 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो शहरी नगरपालिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा 1870 में प्रस्तुत की गई। ये मेयो का टाइम रहेगा। इसके बाद कहता है 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्तपोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो कर्ज भार बढ़ा था जो राज्य शक्तियाँ थी उनके ऊपर, तो उसको देखते हुए इन्होंने, जो मेयो ने सुझाव दिया था कि स्थानीय शक्तियों को वृद्धि की जाए उनकी, और प्रतिनिधियों की, निर्वाचित प्रतिनिधि जो नगरपालिका के अंदर बने, तो इसको जो है शामिल किया गया। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है, मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन संस्थाओं को अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, 1882 में लॉर्ड रिपन ने इनको अत्यंत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया, और इसी को जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ये यहाँ पर रहेगा, किसको, रिपन को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में निर्वाचित दो तिहाई बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यही ध्यान रहेगा। 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया इनको, और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है। और मैं बात करूँ तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा 1870 में मेयो के टाइम में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो ये 11वीं अनुसूची में कुछ विषय शामिल की गए हैं जो पंचायती राज से संबंधित है। उसके अंदर तो कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय विकास, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल है, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो ये जो सारे हैं आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं क्या क्या विषय इसके अंदर है। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलेंगे तो देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बस यही है हमारे पास आज का टॉपिक। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप लोग देखेंगे, अपने व्यू ज़रूर बताएं, क्योंकि टाइम के अभाव को देखते हुए ये जो है हमारे पास इसी तरीके से वीडियो स्टार्ट हो पाई है। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल डिजिटल मिलता हैंड रिटन नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्योंकि 9 तारीख और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए काफ़ी बच्चों की जो डिमांड थी व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम के अंदर मेरे को बार बार मैसेज किया जा रहा था कि इसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाइए, तो इसीलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है। तो अपना व्यू ज़रूर करें, कमेंट में अपने व्यू बताएं, और अगर अच्छा लगता है आपको ये स्टडी मटेरियल तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।